हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्जाम को बहुत कम टाइम बचा हुआ है और उस कम टाइम में हम लोग बहुत सारी चीजें कवर अप करनी है। इसीलिए ये जो वीडियो है ये आपका रिवीजन के साथ साथ आपके जो बेसिक जो डाउट्स रह चुके हैं उन सारे डाउट्स को ये कवर अप कर रहा है। और जितने आपके चैप्टर्स अभी तक हो गए हैं उन सारे चैप्टर्स का प्लेलिस्ट हमने अलग बना दिया है, वहां पे जाके आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटम की। ठीक है, जो एटम का जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इसमें थ्योरी पोर्शन भी है लेकिन यहाँ पर एक डेरिवेशन भी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीजों को हम लोग इस चैप्टर में कवर अप करेंगे ताकि आपका बेसिक प्लस रिवीजन यहाँ पे सीधे से हो जाए। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हाँ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि थॉमसन मॉडल एक्चुअल में क्या था। देखिए, सबसे पहला जो एटम का मॉडल था वो दिया था साइंटिस्ट जे थॉमसन ने। उन्होंने जो मॉडल दिया था उस मॉडल अकॉर्डिंग जो आपको वाटरमेलन होता है वो वाटरमेलन एक्चुअल में क्या होता है, एटम के शेप का होता है। ठीक है, मतलब कि जो एटम का जो शेप होता है वो सेम वैसे ही होता है जैसे कि आपका वाटरमेलन होता है। जैसे कि वाटरमेलन में आपके दो पोर्शन आपने देखा होगा, एक आपका जो रेड कलर का पोर्शन होता है और उसमें बहुत सारे बीज जो होते हैं वो धंसे रहते हैं। उसी तरह से आपका जो जे थॉमसन थे उन्होंने मॉडल दिया था कि जो एक्चुअल में जो एटम होता है वो क्या होता है, वाटरमेलन शेप का यानी स्फेरिकल होता है और उसमें जो रेड कलर का जो पोर्शन होता है वो आपके प्रोटॉन होते हैं, जबकि जो इसमें बीज जो धंसे रहते हैं उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन बताया था। ठीक है, तो ये आपका मॉडल था जे थॉमसन का, लेकिन वो मॉडल फेल हो गया। उसके बाद फिर आए रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, किस तरह से उन्होंने सबसे पहले एटम के मॉडल को अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल में एक्चुअल में क्या उनके ऑब्जर्वेशन थे, क्या उनका एक्सपेरिमेंटल व्यू था। तो जो रदरफोर्ड ने मॉडल देने से पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। ठीक है, तो पहले बात करते हैं अल्फा पार्टिकल्स होते क्या है। देखिए, अल्फा पार्टिकल्स और कुछ नहीं होता, अल्फा पार्टिकल्स का मतलब होता है हीलियम एटम। ठीक है, क्या करिए, अगर आप कोई भी हीलियम एटम लीजिए, हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास जो होता है 4 होता है। अगर आप इसमें से क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं यानी इसको आयनाइज करते हैं। आयनाइज का मतलब क्या होगा कि इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। तो जब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो जो आपका पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा इससे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो ये आपका हो जाएगा अल्फा पार्टिकल। तो जो अल्फा पार्टिकल होता है वो बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने एक क्या किया, एक थिन गोल्ड फॉइल लिया। गोल्ड फॉइल लेने का मकसद ये था कि एक्चुअल में क्या होता है, जो गोल्ड फॉइल होती है वो इतनी ज्यादा थिन होती है कि वो एक्चुअल में हम लोग उसको एक सिंगल एटम की तरह कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, एक थिन गोल्ड फॉइल लिया और उसके बाद उन्होंने उसके पीछे की स्क्रीन को लगा दिया। यहां पर जो स्क्रीन उन्होंने यूज करी वो स्क्रीन कौन सी थी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जैसे अल्फा पार्टिकल को इस गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्डमेंट कराया वैसे क्या देखा उन्होंने कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हुआ, सीधे निकल गए। मतलब मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हुआ, सीधे निकल गए। बट कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो क्या हो रहे थे, कुछ एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यहां पे देख पा रहे हैं आप, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो स्क्रीन पर अलग अलग स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्क्रीन पर अलग अलग एंगल्स में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंटल को उन्होंने क्या कुछ ऑब्जर्वेशन के पॉइंट से एक्सप्लेन किया। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे वो आप देखिए। पहला उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हुआ, सीधे निकल गए। यहां पे आप देख पा रहे हैं, यहां पे एक एटम का स्ट्रक्चर मैंने बताया हुआ है। जो एटम होता है बेसिकली क्या होता है, स्फेरिकल नेचर का होता है। और देखा उन्होंने कि मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हुआ, सीधे निकल गए, मतलब बिल्कुल भी डेविएट नहीं हुए। ठीक है, सेकंड उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या देखा, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि स्मॉल एंगल्स पर, देखिए यहां पे देख पा रहे हैं आप ये वाली रेस को, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो स्मॉल एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये उन्होंने देखा सेकंड ऑब्जर्वेशन। और जो थर्ड ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि 180 डिग्री पर, मतलब जैसे ही आते हैं वैसे क्या होता है, वापस से लौट जाते हैं। जब अल्फा पार्टिकल सेंटर पर जाते हैं, सेंटर पड़ने पर क्या होता है कि जिस वे से वो जा रहे थे उसी वे से वो वापस मुड़ के आ गए, यानी 180 डिग्री पर उनका डिफ्लेक्शन हो रहा था। तो ये तो 3 ऑब्जर्वेशन थे। उन 3 ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन्स दिए। तो कंक्लूजन्स क्या थे वो देखिए। पहला,
जो आपका ऑब्जर्वेशन था कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, इसके बेसिस पे जो उनका ऑब्जर्वेशन था वो ये था, इसका मतलब कि जो एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो क्या होता है, पूरी तरह से हॉलो है यानी खोखला है। यानी जो एटम का मोस्टली पार्ट है वहां पे कुछ भी नहीं है, ना उसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं है, पूरी तरह से क्या है, वैकेंट है। तो ये उनका हो गया पहला ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन। ठीक है, सेकंड जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा था कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल जो स्मॉल एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे, उसके बेसिस पे उनका जो ऑब्जर्वेशन था उसका कंक्लूजन क्या दिया उन्होंने कि इसका मतलब कि यहां पे कहीं ना कहीं उस एटम के चारों तरफ कोई एक और चार्ज पार्टिकल है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आपका अल्फा पार्टिकल्स है वो स्मॉल एंगल्स में डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो वो जो चार्ज पार्टिकल्स जो एटम्स के चारों तरफ थे उसको उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बोल दिया। ठीक है, जो आपके स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्शन हो रहा था उनको उन्होंने बोला कि इसका मतलब क्या है कि जो एटम है वो उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट तो खोखला है यानी पूरा हॉलो है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे कुछ और चार्ज पार्टिकल है, कोई अदर चार्ज पार्टिकल है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया सेकंड कंक्लूजन। और जो थर्ड कंक्लूजन दिया उन्होंने कि जो अल्फा पार्टिकल्स जो सेंटर पे जा रहे थे वो सेंटर पे जाके जब 180 डिग्री पर वापस आए तो उसका उन्होंने कंक्लूजन दिया, इसका मतलब जो एटम का जो सेंटर वाला पोर्शन है वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा रिजिड है। ठीक है, वो उतना ज्यादा रिजिड है और वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज अल्फा पार्टिकल भी कैसे है, पॉजिटिव है, और वो जाके क्या हो रहा है, रिपल होकर वापस आ रहे हैं। तो रिपल्सन तभी होता है जब दो सेम चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, दो सेम चार्ज होना चाहिए। तो अल्फा बिकॉज पॉजिटिव है, इसका मतलब बताया उन्होंने, इसका मतलब किसी भी एटम का जो सेंटर वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज होता है और वो बहुत ज्यादा रिजिड है, इतना ज्यादा रिजिड है कि अल्फा पार्टिकल उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका बेसिस पे दिया कि जो एटम का जो मोस्ट ऑफ द जो पोर्शन है या उसका जो पूरा मास है एटम का, वो कहां पे होता है, वो उसके न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड होता है। यानी जो पूरा एटम है एक्चुअल में वो पूरी तरह से वैकेंट है, बट उसका पूरा जो मास है वो कहां पर है, उसके सेंटर वाले पोर्शन को है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस एक्सप्लेन किया। तो ये आपका जो सेंटर वाला पोर्शन है उनको उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने बताया कि जो एटम है पूरी तरह स्फेरिकल है, उसमें आपके कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन बोला, जो कि क्या होता है, एटम्स के चारों तरफ या एटम्स के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट्स में, ये बताया रदरफोर्ड ने। और जो थर्ड चीज एक्सप्लेन करी वो ये बोला कि कुछ जो एटम होता है उसका जो सेंटर वाला पोर्शन है उसे क्या बोला, न्यूक्लियस, जहां पे पूरे एटम का मास जो है, वेट जो है वो कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, ये उन्होंने बोला न्यूक्लियस के बारे में। और ये बताया कि जो न्यूक्लियस है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी उसमें एक और पार्टिकल होता है जिसको उन्होंने प्रोटॉन बोला। तो ये पूरा जो मॉडल था वो था रदरफोर्ड का मॉडल। अब बात करते हैं कि इनकी क्या क्या कमियां रह गई थी। तो कमियां क्या थी, पहले कमियां देखिए। फर्स्ट इनके अंदर जो कमी थी उन्होंने बताया था, अब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थ्योरी, जो डायनेमिक्स थ्योरी ये बोलती है जब कोई भी चार्ज पार्टिकल आपको मूव कर रहा होगा तो मूव करते समय हमेशा क्या होता है, वो अपनी एनर्जी को कम करता जाता है। ठीक है, तो जैसे कि इन्होंने बताया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चारों तरफ घूमते रहते हैं न्यूक्लियस की तरफ। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे कोई भी अगर मैं सिंपल डायग्राम ड्रॉ करूं तो यहाँ पे अगर देखिए ये आपका क्या हो गया, एटम हो गया, ये हो गया उसका न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थ्योरी कोई भी चार्ज पार्टिकल घूमते वक्त एनर्जी को बाहर निकालता है। तो इसका मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और वो घूम रहा है, जब वो घूम रहा है इसका मतलब क्या होगा, वो अपनी एनर्जी को कम करता हुआ जाएगा। तो जब ऐसा होगा, तो जब उसकी एनर्जी कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि वो धीरे धीरे जब एनर्जी से कम होती जाएगी तो कहां पे आएगा, उसकी जो रेडियस है, जिस रेडियस में वो घूम रहा है वो रेडियस ऑफ पाथ क्या होगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो कहां जाएगा, वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा तो क्या होगा, उस केस में एटम का कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। जबकि ऐसा नहीं होता है, एटम जो होता है एग्जिस्ट करता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि ये एक्चुअल में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा जो चीज उन्होंने बताया था कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को बाहर निकालता जा रहा है, तो उसका जो स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है सीरीज ऑफ लाइंस। जैसे आप जानते हैं रेनबो जो होता है, रेनबो में आपको 7 कलर के स्ट्रिप्स दिखाई देती हैं। तो जो आपको डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइंस दिखाई देती हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को बाहर निकालेगा, तो उस केस में उसका जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है कि जो उसका ग्राफ होगा वो क्या होगा, पूरी तरह से कहीं पे ब्रेकेज पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जैसे क्या, सपोज करिए अगर मैं कोई ग्राफ बनाता हूं,
ऐसा। ये ग्राफ में क्या देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से क्या कर्व है। कर्व का मतलब यहां पे कहीं पे ब्रेक पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो जब कोई पॉइंट, जब कहीं पे किसी कर्व में कोई ब्रेक पॉइंट नहीं होता है उसे बोलते हैं डिस्क्रीट। और जब क्या होता है, कर्व जो होता है वो क्या होता है, सारी वैल्यूज को अटेन करता है, उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो यहां पर रदरफोर्ड ने बताया था कि जो आपका एटम का जो ग्राफ होगा, जो स्पेक्ट्रम होगा, वो कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। जबकि कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, वो कैसा होता है, डिस्क्रीट होता है। तो ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ये उनके में दो कमियां थी जिसको बाद में बोर ने दूर किया था, ठीक है। तो उसके जो बोर का जो मॉडल था वो रदरफोर्ड की जो कमियां थी उन्हीं के सुधार के बनाया गया था, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं बोर्स का एटॉमिक मॉडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में। देखिए यहां पे देखिए, याद रखिएगा, अभी मैंने आपको जो बताया है कि रदरफोर्ड में जो कमियां थी उस कमियों को दूर किया था बोर ने, ठीक है। तो बोर ने क्या क्या चीजें बताई थी वो आप देखिए। पहला पॉइंट जो बताया था ये था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो सारी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व नहीं करता है, ठीक है। मतलब याद रखिएगा, रास्ते तो बहुत हैं बट हम वही रास्ता प्रेफर करते हैं जिस रास्ते में हमें टाइम कम लगे या हमारी एनर्जी क्या हो, सेव हो। तो सेम वही काम होता है इलेक्ट्रॉन के लिए। ऐसे बहुत सारी ऑर्बिट्स अवेलेबल होती हैं बट इलेक्ट्रॉन सारी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट को सेलेक्ट करता है जिस ऑर्बिट के लिए उसकी एनर्जी फिक्स होती है, यानी स्टेबल होती है। ऐसे ऑर्बिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल ऑर्बिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, जिस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं करता है। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी ही रिलीज नहीं करेगा तो वो किसी भी वो कभी भी उसके जो रेडियस ऑफ पाथ है वो कभी कम नहीं होगी और ना वो कभी जाकर न्यूक्लियस में गिरेगा। तो जो पहला जो कमी थी रदरफोर्ड के मॉडल में, उसको बोर ने ये कहकर दूर कर दिया कि इलेक्ट्रॉन सारी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट्स के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है, यानी कि वो स्टेबल ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करता है, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट जो एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो पहली कमी इस तरह दूर हो गई। अब दूसरी जो कमी थी वो ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो उसका जो ग्राफ होता है, जो उसका कर्व आता है या स्पेक्ट्रम बोलते हैं जिसको, वो जो स्पेक्ट्रम होता है एटम का वो कैसा होता है, वो कॉन्टिन्यूअस दिया था रदरफोर्ड ने। जबकि वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, वो कैसा होता है, डिस्क्रीट होता है। तो इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया था बोर ने। उन्होंने बताया था, सपोज करिए आपके पास यहाँ पे दो ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट जो है इसकी एनर्जी कितनी है, E1, और दूसरे जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी कितनी है, E2 है। मतलब ये हुआ कि हर एक जो ऑर्बिट होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। सपोज करिए इलेक्ट्रॉन इस समय कहां पर है, फर्स्ट वाली ऑर्बिट पर है जिसकी एनर्जी E1 है। आपने क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी सप्लाई किया। जैसे आप इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी सप्लाई करोगे वैसे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हायर ऑर्बिट में जंप करके चला जाएगा, ठीक है। उसको एडिशनल एनर्जी मिल गई, वो क्या हुआ, हायर ऑर्बिट में जंप करके चला गया। लेकिन वो वहां रुकेगा नहीं, वो वहां से क्या होगा, 10⁻⁸ सेकंड के बाद तुरंत क्या होगा, अपनी ऑर्बिट में वापस आ जाएगा। तो जब वो अपनी ऑर्बिट में वापस आएगा तो जो एडिशनल एनर्जी जो उसको मिली थी पहले, वो उस एनर्जी को बाहर निकाल देगा, जो किस फॉर्म में निकलेगी, फोटोन के फॉर्म में। और आपको पता है कि जो फोटोन होता है, फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, वो डिस्क्रीट होती है। तो इसी वजह से हमको जो स्पेक्ट्रम दिखता है वो स्पेक्ट्रम किसका दिखता है, फोटोन का। इसी वजह से वहां पर जो आपको स्पेक्ट्रम दिखाई देता है वो कैसा होता है, डिस्क्रीट होता है, ना कि वो कॉन्टिन्यूअस होता है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को लेकर हायर ऑर्बिट में जाता है। हायर ऑर्बिट में जाने के बाद वो 10⁻⁸ सेकंड के बाद वापस आता है और जो एडिशनल एनर्जी थी उसको बाहर निकालता है फोटोन के फॉर्म में, जिसकी वजह से हमको डिफरेंट टाइप के स्पेक्ट्रम दिखाई देते हैं, ठीक है। ये हो गया सेकंड पॉइंट का जो कंक्लूजन था, ठीक है। सेकंड पॉइंट का जो करेक्शन था। अब यहां पे एक पॉइंट और दिया था बोर ने, वो क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा, जो स्टेबल ऑर्बिट्स होती है, उस ऑर्बिट के लिए कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है ऑर्बिट का, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, यानी कि जो आप जानते क्या होता है, MVR जो होता है एक्चुअली में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, जहां पे M होता है मास ऑफ द पार्टिकल, V होता है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, R होता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। वो इक्वल टू होनी चाहिए किसके, NH/2π के, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π। यहां पे H जो है ये क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। इसी H की वजह से हमको क्या पता चलता है कि जो एनर्जी है वो कैसी है, हमारे यहाँ पे डिस्क्रीट है, ठीक है। तो जो एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होता है वो किसकी वजह से होता है, ये जो H प्लैंक कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे NH/2π का मतलब हुआ, जहां पे N की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4,
इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिन ऑर्बिट्स के लिए एंगुलर मोमेंटम आपका NH/2π के इक्वल होता है, जहां पे n होता है कोई भी इंटीजर हो गया, ठीक है, 1 2 3 4। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बट क्या 1.1 हो सकता है, नहीं हो सकता, बिकॉज जहां पे जो हमारा n की वैल्यू होगी 1 2 3 4 हो सकती है, ना कि 1.1 1.2 1.3 होगी, ठीक है। तो इसी वजह से जो एनर्जी लेवल का जो ग्राफ आता है, जो स्पेक्ट्रम आता है, वो क्या होता है, डिस्क्रीट होता है, ठीक है। तो ये पूरा आपका हो गया बोर्स का एटॉमिक मॉडल। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपके पास कोई भी डाउट रह गया है तो उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं, हम लोग उसका जरूर रिप्लाई करेंगे और हो सकेगा तो सारे डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर अप करेंगे। और जितना प्यार और सपोर्ट आपने आज तक दिया है, यही प्यार और सपोर्ट आप आगे देते रहिए ताकि हम ऐसी बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।